नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर रमेश सोनी उत्कर्ष क्लासेस के इस लाइव प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का स्वागत है। हम लोग यहाँ पर चर्चा कर रहे थे पिछले बार क्लास में समुद्री जलधाराएं। समुद्री जलधाराओं का अर्थ परिभाषा, अटलांटिक महासागर की, प्रशांत महासागर की, हिंद महासागर की समुद्री जलधाराएं और समुद्री जलधाराओं के वितरण को प्रभावित करने वाले कारक, ये हमने चर्चा की थी। और कुछ प्रश्न भी चर्चा किए थे पहले क्लास में करने के दौरान, हमने मैटर करने के दौरान ही प्रश्नों पर चर्चा की थी। और आगे और चर्चा करते हैं प्रश्नों के बारे में। इंपॉर्टेंट जो प्रश्न है 5-7 प्रश्न और है, फिर नए टॉपिक की हम शुरुआत करेंगे। तो देखिए यहाँ पर निम्नलिखित में से किसमें उत्तरी भूमध्य रेखीय धारा ऋतु के अनुसार अपनी दिशा बदलती है? क्या आंसर सही है, जरा बताएं। टेस्ट दिया होगा, उम्मीद करता हूं टेस्ट दिया होगा आप लोगों ने, बढ़िया मार्क्स आए होंगे उम्मीद करता हूं। इस बार थोड़ा पेपर मेरे ख्याल से कठिन था, इतना सरल पेपर नहीं था। इसमें अगर 17, 18, 20 कर लिए तो अच्छा है, खराब स्कोर नहीं है, बढ़िया है। 22 हुए हैं, किसी के 23 सही हुए हैं, 17 हुए हैं, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। नमस्कार सभी को। तो जरा इसका आंसर दीजिएगा। पहले मैंने आपको कुछ प्रश्न सॉल्व करवाए थे, याद करिए। बीच में कुछ टॉपिक के दौरान हमने क्वेश्चन पे चर्चा की थी, याद करिए। उन्हीं प्रश्नों में से मैं कुछ रिमेनिंग जो प्रश्न थे उनके ऊपर चर्चा कर रहा हूं। निम्नलिखित में से किसमें उत्तरी भूमध्य रेखीय धारा ऋतु के अनुसार अपनी दिशा बदलती है? आंसर बताइएगा क्या होगा। बढ़िया है, 20, 15, 24, 23, बढ़िया है। बताइए क्या आंसर होगा। पहले क्वेश्चन का आंसर दें जरा जल्दी से, यहां पर प्रश्न आया है, फटाफट आंसर दें। पहले क्वेश्चन का आंसर जल्दी से टॉपिक में जुड़िए और आंसर दीजिए। निम्नलिखित में से किसमें उत्तरी भूमध्य रेखीय धारा ऋतु के अनुसार अपनी दिशा बदलती है? कौन सा होगा आंसर? क्वेश्चन का आंसर दीजिए जल्दी से। पहले प्रश्न का आंसर हिंद महासागर। हिंद महासागर एकमात्र महासागर है जहां पर समुद्री जलधाराएं ऋतु के अनुसार अपनी दिशा क्या होती है, बदलती रहती है। मौसम बदलता है और दिशा बदल देती है, जलधाराएं कहलाती है उत्तरी हिंद महासागर की जलधाराएं। मौसम बदलने के साथ साथ अपनी दिशाएं बदलती है। पिछले एग्जामों में आया हुआ प्रश्न है। पहले क्वेश्चन का आंसर होगा बी, यहां पर सही है। यह हमने पिछले बार क्वेश्चन देखे थे, साथ साथ कुछ प्रश्नों पे चर्चा की थी क्वेश्चन करने के दौरान ही, यहां पर मैटर के दौरान ही। 7th क्वेश्चन को सुमेलित करना है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। समुद्री जलधारा और महासागर का नाम, यह सुमेलित करना है। बताएं जरा जल्दी से आंसर क्या होगा। कल टेस्ट में जो भी प्रश्न लिए थे उनका वीडियो सॉल्यूशन डाल दिया गया। जहां कहीं भी डाउट हो, मेरा एक्सप्लेनेशन के साथ में वीडियो सॉल्यूशन वहां पर दे रखा है, उससे अच्छे से आप एक बार सुनिएगा, आंसर पता लग जाएगा क्यों हुआ और कैसे हुआ उसका आंसर। 20 ही सही निकले। 20 तो काफी अच्छे हैं, बढ़िया है। 20 अगर कर लिए तो बढ़िया इस पेपर में है। जो पिछला अभी संडे को टेस्ट हुआ, 20 तो बढ़िया है। सोमालिया की जलधारा एक गर्म जलधारा है। प्रश्नों पे देखिए, अभी तो मैं चर्चा नहीं कर पाऊंगा, मैंने वीडियो सॉल्यूशन डाल दिया वहां पर। वीडियो सॉल्यूशन में सुन लीजिएगा, आंसर अपना पता लग जाएगा। अब एक एक अलग से नहीं कर पाऊंगा, वहां पर वीडियो सॉल्यूशन डाल दिया गया। वीडियो सॉल्यूशन को आप सुन लीजिए, अपने आप आंसर पता लग जाएगा, आंसर क्यों बना है। सेकंड नहीं है, 7th क्वेश्चन है। 7th क्वेश्चन का आंसर बताएं क्या होगा। 7th क्वेश्चन का आंसर ओयोसीवो की जलधारा। ओखोटस व ओयोसीवो की जलधारा है उत्तरी प्रशांत महासागर की जलधारा है। बेंगुला की जलधारा है दक्षिणी अटलांटिक महासागर की जलधारा। हम्बोल्ट की जलधारा दक्षिणी प्रशांत महासागर की जलधारा है। और कनारी की जलधारा उत्तरी अटलांटिक महासागर की जलधारा है। चित्र के रूप में देखते हैं। अभी आगे आगे मत भागिए दीपक जी,
नया टॉपिक कब चालू करेंगे? आराम से प्रश्न होने के बाद चालू कर देंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है, हमें आराम से पढ़ेंगे, जल्दबाजी में नहीं। तो ए का 2 और बी का 4, ए का 2 बी का 4, A2 B4 C3 और D1, A2 B4 C3 और D1, डी ऑप्शन यहां पर सही होगा। चित्र में देखिएगा जरा, OOCO यहां पर जलधारा दे रखी है, उनके नाम देखिएगा, कनारी की जलधारा और दूसरा यहां पर देखते हैं कनारी की जलधारा और बेंगोला की जलधारा। ये मैं आपको चित्र के रूप में पहले दर्शा रहा हूं, कनारी और बेंगोला की जलधारा, अटलांटिक महासागर की जलधारा है। जरा देखिएगा प्रश्न में जो दे रखा है, कनारी की जलधारा एक ठंडी जलधारा है, सारा मरुस्थल के निर्माण में योगदान देती है। गुड मॉर्निंग सभी को, जल्दी इस टॉपिक से जुड़े। आंसर यहाँ देखिए, कनारी की जलधारा ठंडी और बेंगोला की जलधारा कहलाती है, यहाँ पर होगी दक्षिणी अटलांटिक महासागर में बेंगोला की जलधारा। यह भी एक ठंडी जलधारा का उदाहरण है, दक्षिणी अटलांटिक महासागर की। OOCO की जलधारा प्रशांत महासागर में, OOCO की जलधारा, ओखोटस OOCO की जलधारा ठंडी जलधारा है। तो जो प्रश्न में दे रखा था उसके अनुसार बता दिया। टेस्ट का सॉल्यूशन तो रिकॉर्ड करा के मैंने डाल दिया है। टेस्ट का सॉल्यूशन लाइव करने से क्या मतलब? टेस्ट का सॉल्यूशन आपको कोई डाउट नहीं है तो ठीक है, डाउट है तो वो खोलिएगा उसमें ऐप में, टेस्ट का सॉल्यूशन सारा आपको दिख जाएगा। टेस्ट के जितने भी प्रश्न थे उनके सॉल्यूशन डाल दिए गए, वीडियो वहां पर रिकॉर्ड करके डाल दिया मैंने, और तो रिकॉर्डिंग में वीडियो आपको मिल जाएगा समुद्री जलधाराएं टॉपिक में। तो यहां पर आंसर कहलाएगा डी ऑप्शन सही है। और हम्बोल्ट की जलधारा प्रशांत महासागर में चलती है, दक्षिणी प्रशांत महासागर में पेरू देश के निकट। अगला बताइए 8th क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। महासागरीय धाराएं और महासागर का नाम। फॉकलैंड जलधारा ठंडी जलधारा का नाम है। हाँ बताएं, अगुलास, हम्बोल्ट, क्यूरोसिवो और बेंगोला की जलधारा। दीपक जी आप जो पूछ रहे हैं, फॉकलैंड की जलधारा पश्चिमी पवनप्पा जलधारा का भाग है, दक्षिणी अटलांटिक महासागर में भी चित्र में दर्शा दूंगा मैं आपको, ठंडी जलधारा है। अगुलहास जलधारा, अगुलहास, हम्बोल्ट, क्यूरोसिवो और बेंगोला जलधारा। 8th क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, दीजिए जरा जल्दी। अभी तक 25 किसी के नहीं सुनाई दिए मुझे। 24 प्रश्न तक के यहां पर आए आंसर, 24 प्रश्न भी सही हुए, 23 हुए, बढ़िया है। फॉकलैंड की फ्लोरिडा की जलधारा उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के पूर्वी तट पर चलती है। हाँ 8th क्वेश्चन का आंसर, 8th क्वेश्चन का आंसर दीजिए। अगुलहास जलधारा मोजाम्बिक और मेडागास्कर की जलधारा बनती है, मिलती है, नाम कहलाती है अगुलहास की जलधारा। आंसर कहलाएगा दक्षिणी हिंद महासागर, बिल्कुल सही दे रखा है। हम्बोल्ट की जलधारा, हम्बोल्ट पेरू या हम्बोल्ट की जलधारा दक्षिणी प्रशांत महासागर में। क्यूरोसिवो व सुसीमा की जलधारा जापान के निकट, क्यूरोसिवो व सुसीमा की जलधारा जापान के निकट में प्रवाहित होती है, महासागर का नाम कहलाता है उत्तरी प्रशांत महासागर। और बेंगोला की जलधारा है दक्षिणी अटलांटिक महासागर में। तो ये सभी जलधारा यहाँ पर मैच करिए, देखिए आंसर बन जाएगा ए का 1 बी का 4, ए का 1 बी का 4 और सी का 3 और डी का 2, A1 B4 C3 D2। यहाँ पर आंसर कहलाएगा ऑप्शन सही है, ए ऑप्शन यहाँ पर सत्य है, तो ए ऑप्शन सही होगा, ए ऑप्शन सही है। तो देखिएगा जलधाराओं के नाम यहाँ पर अगुलास, हम्बोल्ट, क्यूरोसिवो और बेंगोला दक्षिणी अटलांटिक महासागर की जलधारा है, नाम कहलाती है, इसका नाम बेंगोला की जलधारा। क्यूरोसिवो, हम्बोल्ट, देखिए चित्र के रूप में यहाँ पर क्यूरोसिवो की जलधारा। क्यूरोसिवो जापान के निकट से प्रवाहित होती है, ऋषि के जापान के पूर्व दिशा से क्यूरोसिवो, पश्चिम दिशा से कहलाती है सुसीमा की जलधारा। हम्बोल्ट की जलधारा दक्षिणी प्रशांत महासागर में। और आपको जो दर्शाई थी, आपने कहा था बताएं फॉकलैंड की जलधारा,
फॉकलैंड की जलधारा पश्चिमी पवनप्पा जलधारा का ही भाग है, यहां पर दर्शा रखिए। दीपक जी देख लीजिए, आपने जो प्रश्न पूछा था, फॉकलैंड की जलधारा एक ठंडी जलधारा है। फॉकलैंड की जलधारा एक ठंडी जलधारा है जो कि दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के पूर्व दिशा में होकर प्रवाहित होती है। पश्चिमी पवनप्पा जलधारा का भाग है, तो कहलाती है फॉकलैंड की ठंडी जलधारा के नाम से। तो ये कहलाती है फॉकलैंड की ठंडी जलधारा। बेंगुला की जलधारा, ये भी ठंडी जलधारा का उदाहरण है, अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिम दिशा से। सबके आंसर नजर आ रहे हैं? नीलेश जी पूछ रहे हैं, बिल्कुल नजर आ रहा है सबके। तो 8th क्वेश्चन का आंसर बनेगा ए ऑप्शन सही है। अगला, क्यूरोसिवो धारा में देखी जाती है अटलांटिक, प्रशांत, हिंद या निम्न में से कोई नहीं। ओयोसिवो कहें या क्यूराइल की जलधारा कहें, एक ही बात है। मैंने लिखा था, याद करिए, ओयोसिवो या क्यूराइल की जलधारा एक ही बात है। उत्तरी प्रशांत महासागर में ओयोसिवो या क्यूराइल की जलधारा एक ही बात है। अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर और इनमें से कोई नहीं। क्यूरोसिवो जलधारा और सुसीमा की जलधारा याद करिए, जापान देश के निकट से प्रवाहित होती है। 9th का आंसर क्या होगा बताएं? प्रशांत महासागर। क्यूरोसिवो की जलधारा प्रशांत महासागर, और क्यूराइल की देखिएगा यहीं पर चित्र के रूप में आपने जो पूछा प्रश्न, आंसर आ जाएगा। क्यूराइल की जलधारा पास में ही है। यहां देखिएगा, ये जलधारा कहलाती है क्यूरोसिवो जलधारा, जापान देश के निकट गर्म जलधारा है। ओयोसिवो या क्यूराइल की जलधारा एक ही बात है। ओयोसिवो कहीं यहां लिखा है, देखे, ओयोसिवो या क्यूराइल की जलधारा दोनों ही अर्थात एक ही बात है। ठंडी जलधारा का नाम है, बेरिंग जल संधि से होकर आती है, नाम कहलाती है ओयोसिवो या क्यूराइल की जलधारा। प्रशांत महासागर में प्रवाहित होती है, जलधारा का नाम कहलाता है क्यूरोसिवो जलधारा के नाम से। क्यूरोसिवो जलधारा गर्म और ओयोसिवो क्यूराइल ठंडी, और ओखोटस की जलधारा भी ठंडी जलधारा कहलाती है। उत्तरी हिंद महासागर में 6 महीने क्लॉकवाइज, 6 महीने एंटी क्लॉकवाइज कैसे चलती है, तो मेरी वीडियो सुनिएगा, पिछले सारे अभी जो क्लास से ली थी सारा उसमें डिटेल से बता रखा है। ये क्वेश्चन तो अब इजी लग रहे होंगे, बिल्कुल सरल सरल प्रश्न है। वो वाले क्वेश्चन बनिस्बत थोड़े हार्ड थे। कनारी ठंडी जलधारा प्रवाहित होती है अफ्रीका के तट के निकट, एशिया के तट के निकट, उत्तरी अमेरिका के तट के निकट, दक्षिणी अमेरिका के तट के निकट में। बताइए जरा, कहां पर जलधारा प्रवाहित होती है? कनारी की ठंडी जलधारा कहां पर प्रवाहित होती है? आज ये सारे प्रश्न करने के बाद 2 प्रश्न और, इसके बाद अब से मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक शुरुआत करूंगा। विश्व के जलवायु प्रदेश, नाम सुना होगा, मॉनसून समतुल्य, चीन समतुल्य, भूमध्य सागरीय समतुल्य जलवायु प्रदेश, अनेक सारे जलवायु प्रदेशों के बारे में चर्चा करूंगा। तो विश्व के जलवायु प्रदेश कहलाएंगे इंपॉर्टेंट सारे, उनके बारे में चर्चा करूंगा मैं भी आपके सामने टॉपिक होते ही। कनारी ठंडी जलधारा प्रवाहित होती है, हाँ क्या होगा? अफ्रीका के तट के निकट, एशिया के, उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका। देखिए, कनारी की ठंडी जलधारा अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिमी तट के निकट प्रवाहित होती है और सहारा मरुस्थल के निर्माण में योगदान देती है। मरुस्थल का नाम कहलाता है सहारा मरुस्थल। तो ए ऑप्शन यहां पर सही होगा, अफ्रीका के तट के निकट। चित्र में देखिएगा आप लोग, कनारी की जलधारा इधर है, अफ्रीका महाद्वीप, सहारा मरुस्थल का निर्माण अफ्रीका महाद्वीप के तट के निकट से प्रवाहित होती है। जलधारा नाम कहलाती है कनारी की ठंडी जलधारा के नाम से। कनारी की ठंडी जलधारा। टॉपिक तो बहुत सरल है, ये हार्ड नहीं है, टॉपिक बहुत सरल है, लेकिन रिवाइज बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा। रिवाइज बहुत ज़्यादा करोगे तभी इसमें याद रह पाएगा, अन्यथा फिर से भूल जाएंगे। तो टॉपिक तो सरल है, लेकिन रिवाइज बहुत ज़्यादा करना पड़ जाएगा आपको, रिवाइज बहुत ज़रूरी है।
तो कनारी की ठंडी जलधारा अफ्रीका महाद्वीप के तट के निकट प्रवाहित होती है। हम्बोल्ट धारा प्रवाहित होती है। हम्बोल्ट की जलधारा सर, इन जलधाराओं के बीच सारगेसो सागर का निर्माण कैसे होता है? कैसे नहीं, वो तो स्थित है, निर्मित हुआ वही है। वहां पर काई या प्लवक पाए जाते हैं, प्लवक वाला क्षेत्र है, नाम रख दिया गया सारगेसो सागर, और कुछ नहीं है। बीच में सागर स्थित है, नाम है उसका सारगेसो सागर। सारगेसो प्लवक की प्रधानता पाई जाती है। होता निर्मित कैसे नहीं होता? निर्मित क्या है ही वो अस्तित्व में। एशिया कैसे निर्मित तो है वो, तो अस्तित्व में निर्मित कैसे हो? तो अस्तित्व में है वो। हम्बोल्ट जलधारा प्रवाहित होती है दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट के सहारे, दक्षिण अमेरिका के दक्षिणी पश्चिमी तट के सहारे, ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तट के सहारे, उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी तट के सहारे। क्या आंसर होगा, बताएं जरा। तो देखिए, दक्षिण पश्चिम से तो शुरुआत है, प्रवाहित कहां पर होती है? प्रवाहित तो पश्चिमी तट के सहारे प्रवाहित होती है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के पश्चिमी तट के सहारे प्रवाहित होती है। जलधारा कहलाती है हम्बोल्ट की। दक्षिणी पश्चिमी तट के सहारे तो शुरुआत होती है, लेकिन शुरुआत होने के बाद कहां पर जाती है? बात तो अर्थात प्रवाहित होती है दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट के सहारे। हम्बोल्ट की जलधारा, हम्बोल्ट की जलधारा देखिए, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप पश्चिमी तट के सहारे प्रवाहित हो रही है, पश्चिमी तट के सहारे प्रवाहित होती है, नाम कहलाती है हम्बोल्ट की जलधारा। पेरू या हम्बोल्ट की जलधारा दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के पश्चिमी तट के सहारे प्रवाहित होती है। तो ये कहलाती है पेरू या हम्बोल्ट की जलधारा। पेरू या हम्बोल्ट की जलधारा के नाम से जानी जाती है। तो हम्बोल्ट की जलधारा दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट के सहारे प्रवाहित होती है। मांगीलाल जी पूछिए, आप क्या पूछना चाह रहे हैं? देखिए, इतने जल्दी यहां पर आते कमेंट के मैं कई बार नजर नहीं आ पाता, हर एक और जवाब तो मैं नहीं दे सकता क्योंकि इतना जल्दी जल्दी निकल जाते हैं, नजर नहीं आता। आप अपने प्रश्न पूछिए, बार बार नजर आ जाएगा मुझे। निम्नलिखित में से कौन सी धारा उत्तरी गोलार्ध से में दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? उत्तरी गोलार्ध में दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। क्वेश्चन के पीडीएफ मिल गए, फिर भी मैं चेक कर लूंगा यदि आप कह रहे हैं। क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन, पीडीएफ सब कुछ वहां पर डाल दिया गया है, आप एक बार अच्छे से देखिएगा, रिफ्रेश करके मिल जाएंगे आपको। हाँ बताइए, इसका आंसर क्या होगा? कैलिफोर्निया धारा। निम्नलिखित में से कौन सी धारा उत्तरी गोलार्ध में दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? कैलिफोर्निया धारा, क्यूरोसिवो धारा, क्यूराइल धारा, अलास्का की जलधारा। बताएं क्या आंसर होगा। लास्ट प्रश्न है, 12वां और अंतिम प्रश्न। बताएं जरा, कैलिफोर्निया, क्यूरोसिवो, क्यूराइल और अलास्का की जलधारा। मिल गई है पीडीएफ? कई जने कमेंट करके बता रहे हैं, शायद एक बार जिनको नहीं दिखा आप रिफ्रेश करके अच्छे से उसमें देखिएगा, नजर आ जाएगा आपको। क्यूरोसिवो की जलधारा देखिए, क्यूरोसिवो जापान के निकट प्रवाहित होती है, उत्तरी प्रशांत महासागर में उत्तरी गोलार्ध का भाग है, उत्तरी प्रशांत महासागर में दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। तो प्रशांत महासागर में देखिएगा आप लोग, प्रशांत महासागर में दक्षिण से उत्तर दिशा की ओर प्रवाहित होने वाली जलधारा नाम कहलाते हैं क्यूरोसिवो की जलधारा। क्यूरोसिवो की जलधारा दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। ठीक है, क्यूरोसिवो की जलधारा।
तो ये सारे प्रश्नों के आपके सामने यहाँ पर सॉल्यूशन हुए। क्यूरोसिवो की जलधारा कहलाती है क्यूराइल की जलधारा। क्यूराइल की जलधारा ओयोसिवो की जलधारा बेरिंग जल संधि से होकर आती है, उत्तर से दक्षिण में आती है। बल्कि अलास्का की जलधारा है, यह उत्तरी प्रशांत अप्पा जलधारा का भाग है, पश्चिम से पूर्व की ओर चलती है। और कैलिफोर्निया की जलधारा उत्तर से दक्षिण की ओर चलती है। कैलिफोर्निया नहीं होगी, देखिए चित्र में दर्शा रहा हूं, ये पूछ रहा है दक्षिण से उत्तर। कैलिफोर्निया की जलधारा चलती है उत्तर से दक्षिण दिशा में, चित्र में देखिएगा। कैलिफोर्निया की जलधारा उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर चलती है, उत्तर से दक्षिण दिशा। ये भूमध्य रेखा से कहा है, दक्षिण से उत्तर का है, तो यहां पर होगा उत्तर से दक्षिण दिशा में चलती है कैलिफोर्निया की जलधारा, उत्तर से दक्षिण दिशा। ठीक है, कौन सी जलधारा दक्षिण से उत्तर की ओर चलती है? दक्षिण से उत्तर की ओर चलने वाली क्यूरोसिवो जलधारा है। शुरुआत से क्वेश्चन तो अभी नहीं दिखा सकता सुरेश जी, आप वीडियो जब क्लास हो जाए उसमें वीडियो में जाकर देखिएगा। अब सारे प्रश्न तो दिखाऊंगा तो बाकी वाले क्या करेंगे, इसलिए आप आराम से पिछले जो वीडियो है वो सारे उनको सुनिएगा, अच्छे से देखिएगा, जो क्वेश्चन करवाए उनको बढ़िया से देखना। क्यूराइल जलधारा ऑप्शन बता रहे हैं, क्यूराइल जलधारा या ओयोसिवो की जलधारा एक ही बात है, याद देखिएगा। क्यूराइल जलधारा सी ऑप्शन, क्यूरिल कह दे, सही नाम तो क्यूराइल है। क्यूराइल की जलधारा देख लीजिए, क्यूराइल की जो जलधारा है, क्यूराइल की जलधारा यहाँ पर देखिए। ओयोसिवो या क्यूराइल की जलधारा उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर प्रवाहित होती है, उत्तर से दक्षिण की ओर, नाम कहलाते हैं क्यूराइल या ओयोसिवो की जलधारा। कैलिफोर्निया की जलधारा उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से उत्तर है क्यूरोसिवो की जलधारा, क्यूरोसिवो की जलधारा। अलास्का जलधारा चलती है पश्चिम से पूर्व की ओर, दक्षिण से उत्तर जाने वाली क्यूरोसिवो की जलधारा है। ये लीजिए 11वां प्रश्न दिखा दिया है। हम्बोल्ट की जलधारा प्रवाहित होती है दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट के सहारे प्रवाहित होती है। दक्षिण पश्चिम से तो उत्पत्ति होती है वहां पर, लेकिन प्रवाहित होती है पश्चिमी तट के सहारे, पश्चिमी तट के सहारे होगी। 11 का भी नहीं, 11 का यही होगा आंसर। हम्बोल्ट जलधारा प्रवाहित होती है, प्रवाहित मतलब कहाँ बहती है, उत्पत्ति नहीं पूछी है। अगर सवाल ऐसा होता हम्बोल्ट जलधारा की उत्पत्ति कहाँ पर होती है, पश्चिमी तट पर, दक्षिणी पश्चिमी तट के सारे उत्पत्ति होती है तो हम कहते हैं ये वाला, और जबकि हम कह देते हैं प्रवाहित होती है तो पश्चिमी तट के सारे प्रवाहित होती है। इन दोनों में से ऑप्शन चुनना पड़ेगा, तो ये ऑप्शन ज़्यादा सही होगा, बी ऑप्शन नहीं होगा। कारण के साथ बता दिया मैंने। अगर प्रश्न आता हम्बोल्ट की जलधारा की उत्पत्ति कहाँ होती है, तब आंसर होता दक्षिण पश्चिम तट। कहाँ प्रवाहित होती है, प्रवाहित मतलब ज़्यादा बहना, ज़्यादा बहना अर्थात प्रवाहित होना। देखिए दो में से ऑप्शन चुनना पड़ेगा एग्जाम में, तो अपने सेंस लगाने पड़ेंगे। अगर ये होता उत्पत्ति कहाँ से होती है तो दक्षिणी पश्चिमी तट, प्रवाहित कहाँ होती है तो पश्चिमी तट के सारे। हालांकि ऐसा कन्फ्यूजन नहीं आएगा, थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी एक चुनना पड़े तो आंसर होगा ये ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ठीक है, 12वां प्रश्न समझ में नहीं आया। 12वां तो सरल है, दक्षिण से उत्तरी गोलार्ध में दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है 4 जलधाराएं हैं। लास्ट एक बार बता रहा हूं, अच्छे से देखिएगा। प्रशांत महासागर की चारों जलधाराएं देखिए। कैलिफोर्निया की जलधारा उत्तर से दक्षिण, कैलिफोर्निया की जलधारा उत्तर से दक्षिण है। क्यूरोसिवो की जलधारा दक्षिण से उत्तर है, तो यही आंसर होगा दक्षिण से उत्तर। अगला देखिए क्यूराइल की जलधारा उत्तर से दक्षिण, ये ऑप्शन में था क्यूराइल उत्तर से दक्षिण, कैलिफोर्निया उत्तर से दक्षिण। अलास्का ऑप्शन था, अलास्का ऑप्शन है पश्चिम से पूर्व की ओर, और जबकि दक्षिण से उत्तर की ओर है क्यूरोसिवो जलधारा। क्यूरोसिवो जलधारा दक्षिण से उत्तर की ओर है, ये यहाँ पर आंसर दे रखा है। ठीक है, ये सारे प्रश्न हमने चर्चा किए। तो यहाँ पर हमारा टॉपिक हुआ समुद्री जलधाराएं, टॉपिक डिटेल से वर्णन किया, चित्र भी बनाए, अनेक सारे मुद्दों पर हमने चर्चा की। तो ये समुद्री जलधाराएं टॉपिक कब कहलाएगा।
अब आते हैं विश्व की जलवायु। विश्व के जलवायु प्रदेश, विश्व के जलवायु प्रदेश। एक बार बार डिमांड आ रही है, जरा एक और बता दूं, फ्लोरिडा जलधारा। फ्लोरिडा जलधारा किसे कहें, जरा देखिएगा यहां पर चित्र के रूप में, फ्लोरिडा जलधारा। ये रहे यहां पर जलधारा का नाम कहलाता है फ्लोरिडा जलधारा। उत्तरी अटलांटिक महासागर, मध्य में सार्गेसो सागर, फ्लोरिडा प्रांत है अमेरिका का, इसके निकट से जो जलधारा प्रवाहित होती है नाम कहलाती है फ्लोरिडा जलधारा के नाम से जानी जाती है। फ्लोरिडा जलधारा यूएसए देश के फ्लोरिडा प्रांत के निकट एक गर्म जलधारा है। फ्लोरिडा प्रांत के निकट से प्रवाहित होती है नाम कहलाती है फ्लोरिडा जलधारा के नाम से। ठीक है, ये सारे 12 प्रश्नों की पीडीएफ तो डाल दी गई है, वहां पर ऐप में डाल दी गई है पीडीएफ वहां पर। तो ये टॉपिक था हमारा, यहां पर हमने चर्चा की। टॉपिक का नाम कहलाता है समुद्री जलधाराएं, सोमालिया जलधारा। चलिए अब एक आध और चर्चा कर देता हूं, आपके सामने कोई डाउट नहीं रहे। सोमालिया जलधारा उत्तरी हिंद महासागर में प्रवाहित होती है, सोमालिया देश के निकट जलधारा नाम कहलाता है सोमालिया जलधारा। एक गर्म जलधारा है, यहां पर है उत्तर पूर्वी व्यापारी पवनों द्वारा उत्तरी विश्व जलधारा प्रवाहित होती है, आगे बढ़ती है, सोमालिया देश से टकराती है, उत्तर दिशा में जाती है, नाम कहलाती है सोमालिया की गर्म जलधारा। यहीं पर एक द्वीप है, द्वीप का नाम कहलाता है डियागो गार्सिया द्वीप, जो मैं यहाँ पर दर्शा रहा हूँ। देखे जहाँ मेरा यहाँ निशान है, यहाँ पर कहलाता है डियागो गार्सिया द्वीप के नाम से। डियागो गार्सिया द्वीप यहाँ पर है, जहाँ पर मैंने ये रखा है याद। तो ये सारे टॉपिक हमने पढ़े समुद्री जलधाराओं के बारे में। अब आगे हम लोग चर्चा करते हैं विश्व के जलवायु प्रदेश। तो हेडिंग लगा है विश्व के जलवायु प्रदेश। विश्व के जलवायु प्रदेश। मैक्सिको खाड़ी से केनी की जलधारा प्रवाहित होती है। एंटीलीज और केनी दोनों मिलकर बन जाती है फ्लोरिडा की जलधारा। मेरे वीडियो सुनना अटलांटिक महासागर की जलधाराओं वाले, अच्छे से समझ में आ जाएगा। एंटीलीज और केनी की जलधारा मिलती है, मिलकर बन जाती है फ्लोरिडा की जलधारा। मैक्सिको खाड़ी का चक्कर लगाने वाली जलधारा केनी की जलधारा है। विश्व के जलवायु प्रदेश। तो देखिए 2-3 लाइन में आपके सामने लिखता हूं, फिर एक चित्र बनाऊंगा बढ़िया से, और डिटेल से वर्णन हम लोग करेंगे समुद्री जलधाराएं टॉपिक के अंतर्गत। तो हेडिंग है हमारा विश्व के जलवायु प्रदेशों के बारे में। देखिएगा, जलवायु किसी स्थान विशेष की लंबे समय की मौसम की दशाओं का योग है। लंबे समय की मौसम की दशाओं का योग है। जलवायु किसी स्थान विशेष की लंबे समय की मौसम की दशाओं का योग है। लंबे समय की मौसम के दशाओं का योग है। जबकि मौसम अपेक्षाकृत छोटे समय
के संदर्भ में आकलित किया जाता है। जलवायु के निर्धारण में तापमान, वर्षा, जलवायु के निर्धारण में तापमान, वर्षा, दैनिक व वार्षिक तापांतर, वनस्पति इत्यादि को ध्यान में रखा जाता है। वनस्पति इत्यादि को ध्यान में रखा जाता है। कुछ कॉमन सी बात रखी, लंबे समय की मौसम की दशाओं को अर्थात जोड़ा जाता है तो जलवायु का निर्धारण किया जाता है। तापमान, वर्षा की मात्रा और साथ ही साथ में सर वो टॉपिक खत्म हो गया क्या? बिल्कुल खत्म हो गया। अब मैं जलवायु तो कैसे लिखवा था, पहले आगे जब जलधाराएं टॉपिक कंप्लीट होगा तभी तो अगला टॉपिक यहां पर प्रारंभ करेंगे। अब आधे समय में आधे घंटे बाद में खत्म हुआ तो दो नाम तो नहीं लिख सकते, जलधाराएं या जलवायु, कंफ्यूजन होता। तो जलधाराओं के बाद में जलवायु टॉपिक हो गया। इतना उसमें लोड लेने की जरूरत नहीं है, जो टॉपिक आए बस पढ़ते रहिएगा आगे अच्छे से। और क्या, ये टॉपिक तो खूब डिटेल चर्चा कर दी। जलधाराओं का अर्थ, परिभाषा, अटलांटिक, प्रशांत, हिंद सभी महासागरों में जलधाराएं और जलवायु के वितरण को, जलधाराओं के वितरण को प्रभावित करने वाले कारक, सारे बिंदु चर्चा कर दिए। टॉपिक कंप्लीट हो गया तो नया टॉपिक जलवायु के दशाओं का योग है। इसमें तापमान, वर्षा, दैनिक वार्षिक तापांतर, वनस्पति इत्यादि को ध्यान में रखा जाता है। यहां तक नोट करिए। फिर अगला मैं विश्व के जलवायु प्रदेशों का एक चित्र बना रहा हूं, वो आप अच्छे से बनाएगा, उसमें एकदम क्लियर हो जाएगा डिटेल से, फिर वर्णन उसका करेंगे। यहां तक नोट कर लीजिए। सर आपने पहले नहीं लिखाया? नहीं लिखवाया बस, और क्या है, आज शुरुआत करी तो लिखवा दिया। पहले कब लिखवाता? जब टॉपिक चालू करूंगा तभी तो लिखाऊंगा ना। विश्व जलवायु प्रदेश ऐसा ही सिलेबस में आता है, बिल्कुल आता है। ऐसा ही सिलेबस में राजस्थान में भी आएगा टॉपिक रिलेटेड, कोपेन, थॉर्नवेट वगैरह अनेक सारे जो जलवायु विभाजन है, ये पढ़ेंगे तभी समझ में आ पाएगा। इसलिए महत्वपूर्ण टॉपिक जलवायु प्रदेश आता है, टॉपिक इंपॉर्टेंट है जलवायु प्रदेश। ठीक है, यह नोट कर लीजिए इतना। अब मैं विश्व के जलवायु प्रदेशों का मैप आपके सामने बना रहा हूं। विश्व के जलवायु प्रदेश का एक कच्चा चिट्ठा आपके सामने दर्शाऊंगा, उसी में आगे चर्चा करते हैं। हो गया? हाँ, नया टॉपिक है बिल्कुल, विश्व के जलवायु प्रदेश। 2-3 लाइन आपके सामने लिखी, नया टॉपिक है बिल्कुल। आधे मिनट का समय, जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर आगे देखते हैं एक चित्र। नोट कर लीजिए जल्दी। सारे टॉपिक पढ़ाऊंगा, संसाधन, भूगोल वगैरह सब कुछ आ जाएगा, डिटेल से हम लोग पढ़ेंगे। अभी देखिए वर्ल्ड ज्योग्राफी कितने समय से चल रही है, 2.5-3 महीने लगभग हो गए, लगातार पढ़ रहे हैं और आगे अभी पढ़ते चले जाएंगे। ये एक एक टॉपिक करते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। शुरू में चार्ट बनवा दिया था, ऐप में जाकर देखिए सारे टॉपिक वहां पर लिख रखे हैं। प्रज्ञा जी जो पूछ रहे हैं, इसका आंसर ऐप में सारे टॉपिकों के नाम लिख रखे हैं वहां पर।
ठीक है, तो आगे देखते हैं। यहां पर अगला जो यहां पर मैं एक चार्ट बना रहा हूं, जलवायु प्रदेशों का चित्र बना रहा हूं। जीरो डिग्री, 10 डिग्री, 30, 45, 60, 70, 80 और 90। यहां पर 10 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 70 डिग्री, 80 डिग्री और 90 डिग्री। देखिए यहां पर अब जलवायु प्रदेशों के बारे में नाम लिखूंगा। अभी तक जलवायु प्रदेश शायद समझ में नहीं आएंगे, लाइफ में जितनी बार भी पढ़े होंगे, इस बार मैं आपको बढ़िया से समझाऊंगा। पौने टॉपिक समझ में आना जरूरी है, पौने टॉपिक समझाए तो बढ़िया से समझ में आ जाएगा। बिल्कुल साथ साथ ये चित्र बनाना है, आप सभी लोगों को साथ साथ मेरे चित्र बना लेना है। विषुवतीय, जिसे कहें इक्वेटोरियल क्लाइमेटिक रीजन, विषुवतीय जलवायु प्रदेश। मॉनसून समतुल्य जलवायु प्रदेश। सहारा समतुल्य जलवायु प्रदेश। सहारा समतुल्य जलवायु प्रदेश, सॉरी, सवाना समतुल्य जलवायु प्रदेश, ये सवाना कहलाएगा। सवाना समतुल्य जलवायु प्रदेश। सहारा समतुल्य जलवायु प्रदेश, सवाना समतुल्य जलवायु प्रदेश, मॉनसून समतुल्य जलवायु प्रदेश, विषुवतीय जलवायु प्रदेश। चित्र बना लीजिए, मैं सारा समझा दूंगा बढ़िया से। बिल्कुल संसाधन भूगोल पर भी हम चर्चा करेंगे, आगे आने वाले टॉपिकों पर जरूर जरूर चर्चा करेंगे, पक्का है। भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश, भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश। चीन समतुल्य जलवायु प्रदेश।
चीन समतुल्य जलवायु प्रदेश, सवाना समतुल्य जलवायु प्रदेश, भूमध्य सागरीय चीन समतुल्य, मानसून समतुल्य, सहारा समतुल्य, विषुवतीय जलवायु प्रदेश। पश्चिमी यूरोप समतुल्य जलवायु प्रदेश, सेंट लॉरेंस या लॉरेंसिया समतुल्य, सेंट लॉरेंस या लॉरेंसिया समतुल्य जलवायु प्रदेश। अच्छे से नजर आ रहा है, साफ साफ लिखा है, बढ़िया से अच्छे से चित्र बनाइए। अच्छे से नहीं दिख रहा है तो मन की आंखों से देखे बढ़िया से। पश्चिमी यूरोप समतुल्य जलवायु प्रदेश, सेंट लॉरेंस या लॉरेंसिया समतुल्य जलवायु प्रदेश, चीन समतुल्य, भूमध्य सागरीय, सहारा समतुल्य, सवाना समतुल्य, मानसून या स्टेप समतुल्य, विषुवत रेखीय जलवायु प्रदेश, स्टेपी समतुल्य जलवायु प्रदेश, स्टेपी समतुल्य जलवायु प्रदेश। इससे बड़ा चित्र बनाना संभव नहीं, बोर्ड को पूरा कवर कर दिया है। अच्छे से देखें, बढ़िया से नजर आ जाएगा। नाम भी बोल दूंगा मैं सारे। विषुवतीय जलवायु प्रदेश, मानसून समतुल्य जलवायु प्रदेश, सवाना समतुल्य जलवायु प्रदेश, सहारा समतुल्य जलवायु प्रदेश, भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश, चीन समतुल्य जलवायु प्रदेश, पश्चिमी यूरोप समतुल्य जलवायु प्रदेश, स्टेपी समतुल्य जलवायु प्रदेश और सेंट लॉरेंस या लॉरेंसिया समतुल्य जलवायु प्रदेश। टैगा या बोरियल जलवायु प्रदेश, टैगा या बोरियल जलवायु प्रदेश, टुंड्रा जलवायु प्रदेश, हिमाच्छादित जलवायु प्रदेश। ये देखिए सारे जलवायु प्रदेश यहां पर इंडिकेट कर दिए। इनका जरा बढ़िया से चित्र बना लीजिए, फिर आगे एक एक के बारे में डिटेल से वर्णन करेंगे। ये चित्र याद है तो एग्जाम में कई सारे प्रश्न अच्छे से सॉल्व हो जाएंगे जलवायु से संबंधित। चित्र ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट चित्र है, मैंने आपके सामने बना दिया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चित्र, विषुवतीय, सहारा, सवाना, मानसून समतुल्य, भूमध्य सागरीय, चीन समतुल्य, पश्चिमी यूरोप, स्टेपी, सेंट लॉरेंस या लॉरेंसिया समतुल्य, टैगा या बोरियल जलवायु प्रदेश, टुंड्रा जलवायु प्रदेश, हिमाच्छादित जलवायु प्रदेश। चित्र नजर आ रहा है या नहीं बताइए, कमेंट करके जरा दर्शाएं। चित्र बढ़िया से नजर आ रहा है या नहीं, कमेंट करके दिखाएं। बन गया? 1 मिनट का समय आराम से बनाइए। कई जने बना रहे, आराम से बनाइए। 1 मिनट का समय, चित्र बनाइए। मोस्ट इंपॉर्टेंट चित्र, जलवायु प्रदेश संबंधी, अत्यंत महत्वपूर्ण। एग्जाम में जब इससे रिलेटेड सवाल आ जाता है ज्यादातर हम उसमें धाराशायी हो जाते हैं, अब नहीं होंगे।
अब मैं बढ़िया से आपके सामने इनकी व्याख्या करूंगा, कहां पाया जाता है, किन क्षेत्रों में, क्या विशेषता इनकी, फलों का बगीचा किसको कहते हैं, कहां सर्दियों में बारिश होती है, कहां गर्मियों में बारिश होती है, कहां चक्रवात से बारिश होती है, अनेक सारे बिंदु आ जाएंगे इसमें। तो यहां पर देखिए सारे जलवायु 12 जलवायु प्रदेश मैंने आपके सामने दर्शाए। पहला विषुवतीय, दूसरा सारा, तीसरा सवाना, चौथा मानसूनी, पांचवा भूमध्य सागरीय, छठा चीन, सातवां यूरोप, आठवां स्टेपी, नौवां सेंट लॉरेंस, 10वां टैगा या बोरियल, 11वां टुंड्रा और 12वां हिमाच्छादित जलवायु प्रदेश। ये 12 जलवायु प्रदेश मैंने आपके सामने बनाए हैं। चित्र समझ में नहीं आया तो अभी समझाया भी नहीं है तो समझ में आएगा कैसे? समझाऊंगा आप तभी समझ में आएगा। एक बार पुनः नाम बोल रहा हूं, कई जने कह रहे हैं, सुनिएगा। विषुवतीय जलवायु प्रदेश, सारा समतुल्य जलवायु प्रदेश, सवाना समतुल्य जलवायु प्रदेश, मानसून समतुल्य जलवायु प्रदेश, चीन समतुल्य जलवायु प्रदेश, भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश, पश्चिमी यूरोप समतुल्य जलवायु प्रदेश, पश्चिमी यूरोप समतुल्य जलवायु प्रदेश, स्टेपी समतुल्य जलवायु प्रदेश, सेंट लॉरेंस या लॉरेंसिया समतुल्य जलवायु प्रदेश, टैगा या बोरियल जलवायु प्रदेश, टुंड्रा जलवायु प्रदेश, हिमाच्छादित जलवायु प्रदेश। कई जने कमेंट करके कह रहे हैं सर ये टॉपिक समझा दो, बहुत बढ़िया रहेगा। ये ज्योग्राफी का सबसे कठिनतम टॉपिक माना जाता है और लेकिन इसका सरलीकरण करेंगे बढ़िया से। चित्र बन गया हो तो मैं आगे वर्णन करूं। देखिए क्या है, सुनिएगा जरा। सवाल तो पहला इस चित्र से रिलेटेड ये बनता है, एग्जाम में आता है भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश कहां पाया जाता है? तो हम कहते हैं 30 से 45 डिग्री अक्षांशों के मध्य में। ये देखिए, ये दिशा कहलाती है पूर्व और वो दिशा कहलाती है पश्चिम। भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश 30 से 45 डिग्री अक्षांशों के मध्य महाद्वीपों के पश्चिम भागों में पाया जाता है। पश्चिम के जो क्षेत्र होंगे वहां पर यह जलवायु प्रदेश पाया जाता है 30 से 45 डिग्री अक्षांशों के मध्य में। ये सारा जितना भी हम लोग पढ़ेंगे उसमें अगर मैं सबसे इंपॉर्टेंट कोई जलवायु प्रदेश कहूं सवाल आने के दृष्टिकोण से तो भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश है। इससे एग्जाम में प्रश्न बहुत ज्यादा आते हैं। मैंने स्टार का यहाँ पर साइन लगा दिया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये वाला। तो पहला प्रश्न तो यहीं से बनता है। जैसे पूछ लेता है सेंट लॉरेंस या लॉरेंसिया समतुल्य जलवायु प्रदेश कहां पाया जाता है, तो हम कहेंगे 45 से 60 डिग्री अक्षांशों के मध्य में महाद्वीपों के पूर्वी भागों में पाया जाता है। यहां पूछा जाता है सारा समतुल्य जलवायु प्रदेश, तो हम कहेंगे 10 से 30 डिग्री अक्षांशों के मध्य में महाद्वीपों के पश्चिम भागों में पाया जाता है सारा समतुल्य जलवायु प्रदेश। स्टेपी समतुल्य जलवायु प्रदेश 45 से 60 डिग्री अक्षांशों के मध्य में महाद्वीपों के मध्यवर्ती भागों में, बीच का भाग देखिए दोनों के, महाद्वीपों के मध्यवर्ती भागों में जलवायु प्रदेश पाया जाता है। स्टेपी समतुल्य जलवायु प्रदेश कहलाता है। याद करिए, स्टेपीज घासभूमि महाद्वीप के मध्यवर्ती भाग में यूरेशिया के बीच में, प्रेरीज घासभूमि महाद्वीप के मध्यवर्ती भाग में यूएसए देश के बीच में आती है। तो ये 30 से 45 से 60 डिग्री अक्षांशों के मध्य महाद्वीपों के मध्यवर्ती भागों में स्टेपी समतुल्य जलवायु प्रदेश पाया जाता है। ऐसे ही 10 से 30 डिग्री अक्षांशों के मध्य सवाना समतुल्य जलवायु प्रदेश पाया जाता है। तो पहला तो ये चित्र से रिलेटेड प्रश्न पूछा जाता है। सिंपल सी बात आपके सामने रखी। और एक बात और, ऐसा कौन सा जलवायु प्रदेश है जो केवल उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है, दक्षिण गोलार्ध में नहीं? उसका नाम है टैगा या बोरियल जलवायु प्रदेश। टैगा या बोरियल जलवायु प्रदेश केवल उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है, दक्षिण गोलार्ध में इसका विस्तार नहीं है। तो ये एक ऐसा जलवायु प्रदेश है, इंपॉर्टेंट तथ्य याद रखना। तो देखिए 0 से 90 उत्तरी गोलार्ध में भी बाकी और 0 से 90 इधर दक्षिणी गोलार्ध में भी, दोनों तरफ ऐसे जलवायु प्रदेशों का विस्तार पढ़ेंगे हम लोग। तो पहला चर्चा करते हैं विषुवतीय जलवायु प्रदेश। ये देखिए, इनमें से बहुत सारी बातें हम पढ़ चुके हैं। ऐसा लगेगा ये बातें तो हम सीख चुके हैं पिछले मैटर में, वही सारी बातें बहुत सारी रिलेटेड आएगी जो हम काफी सारी हम जान चुके भी हैं। जैसे मैंने बताया था सारा मरुस्थलीय भाग दुनिया में कहां कहां पाए जाते हैं? महाद्वीपों के पश्चिम भागों में। याद करिए, महाद्वीपों के पश्चिम भागों में उनका चित्र एक बार पुनः बनेगा। सवाना वगैरह की घासभूमि या लेनोस कैंपोस सवाना पढ़ चुके हैं।
इसमें स्टेपिज घासों में प्रेरीज, पंपास, वेल्ड, डाउन्स, स्टेपिज ये सारी आएगी, ये हम पढ़ चुके हैं। तो अनेक बिंदु तो यहाँ विश्वत रेखीय जलवायु, अमेजन नदी का निकटवर्ती घने वनों का विकास, ये हम पढ़ चुके। तो लेकिन पुनः रिपीट करूंगा, कई सारी बातें आएगी, वो चर्चा करते हैं एक एक डिटेल से। फिर से बता दे रहा हूं, सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम में सवाल आने के दृष्टिकोण से जलवायु प्रदेश होगा भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश। यह जलवायु प्रदेश एग्जाम में ज्यादा बार पूछा जाता है, इस पर तो खास तौर से बहुत ज्यादा फोकस करूंगा मैं, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। कौन से किस्में ट्री पाए जाते हैं, बिल्कुल ये सब पूछे जाते हैं। वनस्पति कैसे पाई जाती है इनकी, वो सब भी चर्चा करेंगे। तो आगे आते हैं, देखिए यहां पर पाए जाने वाले अर्थात जलवायु प्रदेशों के बारे में। तो पहला हम लोग चर्चा करते हैं, यहां पर पहला हमारा जो जलवायु प्रदेश है चर्चा करते हैं विषुवतीय जलवायु प्रदेश। 0 से 10 डिग्री, ये टॉपिक समझ में नहीं आता है तो आ जाएगा समझ में, मुझे सुनिएगा, अगले आने वाली क्लासों में सब समझ में आ जाएगा। 0 से 10 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के मध्य में उत्तरी और दक्षिणी में विस्तार पाया जाता है विषुवतीय जलवायु प्रदेश। तो यहां से मेरे टॉपिक की शुरुआत कर रहा हूं, विषुवतीय जलवायु प्रदेश, यहीं से मेरे टॉपिक की पहले शुरुआत है। पहला जलवायु प्रदेश विषुवतीय जलवायु प्रदेश। उम्मीद करता हूं मेरे से पढ़ के इंटरेस्ट आएगा, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो बढ़िया से एक दो बातें नोट करिए, फिर इसका चित्र देखते हैं डिटेल से। तो पहला जलवायु प्रदेश है विषुवतीय जलवायु प्रदेश। विषुवतीय या इक्वेटोरियल कह दें, विषुवतीय या भूमध्य रेखीय, भूमध्य रेखीय जलवायु प्रदेश। विषुवतीय भूमध्य रेखीय जलवायु प्रदेश। इक्वेटोरियल क्लाइमेटिक रीजन, इक्वेटोरियल क्लाइमेटिक रीजन इंग्लिश में नाम कहलाएंगे इक्वेटोरियल क्लाइमेटिक रीजन के नाम से, इंग्लिश में नाम कहलाएगा इक्वेटोरियल क्लाइमेटिक रीजन, विषुवतीय भूमध्य रेखीय जलवायु प्रदेश के बारे में। तो देखते हैं इसके बारे में, इसका विस्तार, एक्सपांशन। एक दो लाइन लिखिए, फिर चित्र बनाऊंगा, इसका समझाऊंगा बढ़िया से। इस जलवायु प्रदेश का विस्तार इस जलवायु प्रदेश का विस्तार 0 से 10 डिग्री उत्तरी व दक्षिणी, दोनों गोलार्धों में पाया जाता है। इस जलवायु प्रदेश का विस्तार 0 से 10 डिग्री उत्तरी व दक्षिणी दोनों गोलार्धों में पाया जाता है। इंग्लिश में लिखवा नहीं सकते, इंग्लिश में तो केवल मैं आपको इंग्लिश टर्मिनोलॉजी बता सकता हूं, इंग्लिश में लिखवाना नहीं होगा। हिंदी मीडियम का ही बैच है, हिंदी में ही होगा, लिखवाने का काम सारा हिंदी में होगा, ठीक है। इक्वेटोरियल क्लाइमेटिक रीजन, इस जलवायु प्रदेश का विस्तार 0 से 10 डिग्री उत्तरी व दक्षिणी गोलार्धों में 10 डिग्री अक्षांशों के मध्य, यहां पर एक शब्द लिखना था, अक्षांशों के मध्य, यहां पर यह शब्द जोड़ दीजिएगा। 0 से 10 डिग्री अक्षांशों के मध्य उत्तरी व दक्षिणी दोनों गोलार्धों में पाया जाए। अक्षांश मतलब क्या, लैटिट्यूड। जलवायु प्रदेश का विस्तार 0 से 10 डिग्री, चित्र में देखा था, 10 डिग्री उत्तर में, 10 डिग्री दक्षिण में। 0 से 10 डिग्री उत्तरी व दक्षिणी अक्षांशों के मध्य में पाया जाता है, उत्तरी व दक्षिणी दोनों गोलार्धों में इसका विस्तार है।
तो ये कहलाता है इसका विस्तार देखा। अब आते हैं इसकी सारी बातें डिटेल से वर्णन करते हैं। हो गया यहां तक? चित्र के रूप में देखेगा यहां पर, यहां चित्र देखेगा। ये जो चित्र मैं आपके सामने रख रहा हूं, जीरो डिग्री या भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा, इंग्लिश में टर्मिनोलॉजी में आपके सामने चर्चा कर दे रहा हूं और कर भी दी है। तो यहां पर अच्छे से सुनिएगा, एक ही बात को आप लगातार कमेंट नहीं करें। नजर आ गया आपका कमेंट मुझे? तो देखेगा जीरो डिग्री, जीरो डिग्री के क्षेत्र में जलवायु प्रदेश की विशेषता सुनिएगा। यहाँ जलवायु प्रदेश में तापमान होगा, वर्षा होगी, यहाँ की मौसम ऋतु के बारे में, यहाँ की वनस्पति के बारे में, ये सारा पढ़ा जाता है और इसका वितरण पढ़ा जाता है, कहां कहां पर पाई जाती है, वो सारा जलवायु प्रदेश के अंतर्गत काउंट किया जाएगा। तो तापमान, वर्षा, वनस्पति और इसके वितरण तब कहीं जाके कंप्लीट होगा, कहलाएगा विषुवतीय जलवायु प्रदेश के नाम से। समय अभी तो 2-3 मिनट का देखेगा। जीरो डिग्री के निकटवर्ती क्षेत्र में सूर्य का तापमान गिरता है वर्ष के अधिकांश समय सीधा, जल के भागों में भी और स्थल के भागों में भी। सूर्य का तापमान जब यहां पर गिरेगा सीधा, तो सूर्य का तापमान सीधा गिरेगा, जल का वाष्पीकरण होगा। सुबह 6:30-7 बजे वाष्पीकरण होना प्रारंभ होगा और वाष्पीकरण प्रारंभ होगा तो बादलों का निर्माण होगा खूब सारा, इवापोरेशन होगा, टेम्परेचर गिरेगा खूब सारा, वाष्पीकरण कहेंगे इवापोरेशन, वाष्पीकरण खूब सारा होगा। और वाष्पीकरण जब होगा तो बादलों का निर्माण खूब सारा होगा, और बादलों का निर्माण खूब सारा होगा तो यहाँ पर रोजाना शाम को 4 से 5 बजे वर्षा होती है। यहाँ पर जीरो डिग्री के क्षेत्रों में, भूमध्य रेखा के निकटवर्ती क्षेत्रों में दिन में सूर्य का तापमान अधिक होने के कारण जल का वाष्पीकरण ज्यादा होगा, और ज्यादा होने के कारण रोजाना शाम को 4 से 5 बजे वर्षा होगी। तो बादलों, सुबह तापमान का गिरना, वाष्पीकरण होना, बादलों का निर्माण, और शाम को 4 से 5 बजे वर्षा। ऐसी वर्षा को नाम देते हैं संवहनीय वर्षा कहलाती है। संवहनीय वर्षा, संवहनीय वर्षा के नाम से जानी जाती है। तो यहाँ पर इस प्रकार से 0 से 10 डिग्री उत्तरी व 0 से 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य में यहाँ पर घने वनों का विकास हो जाएगा। यहाँ पर घने वनों का विकास पाया जाता है, ये इनका वितरण होगा। देखिए यहाँ पर इन सभी जगहों पर पाया जाएगा। एशिया महाद्वीप के भाग है, देखिए देखिए 3 महाद्वीपों में जलवायु प्रदेश का विस्तार पाया जाता है। तो एशिया महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, इन तीनों महाद्वीपों में जलवायु प्रदेश का विस्तार पाया जा रहा है। सुबह सूर्य का तापमान अधिक होगा, जल का वाष्पीकरण होगा, वाष्पीकरण होकर बादलों का निर्माण, बादलों का निर्माण ज्यादा होगा तो रोजाना शाम को 4 से 5 बजे वर्षा, और रोजाना शाम को 4 से 5 बजे जब वर्षा होगी तो दिन के समय धूप खूब गिरती है भूमि के भागों पर, और समुद्र से वाष्पीकरण होकर रोजाना शाम को 4 से 5 बजे वर्षा हो रही है। तो दिन में धूप और शाम में वर्षा, पेड़ पौधों का विकास खूब होगा, और पेड़ पौधों का विकास खूब होगा तो यहाँ पर घने वनों का विकास पाया जाता है। तो घने वनों का विकास होगा भूमध्य रेखा के निकट, ऐसे वनों को नाम देते हैं विषुवतीय वर्षा वन। ये पढ़े थे हमने, सारी बातें याद करिए, रिपीट हो रही है यहीं पर ही। तो कहलाएगा विषुवतीय वर्षा वन, विषुवतीय वर्षा वन का विकास। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में ऐसे विषुवतीय वर्षा वनों को नाम देते हैं सेलवास के नाम से जाना जाता है, सेलवास के नाम से जाना जाता है। तो विषुवतीय वर्षा वन यहाँ पर कहलाता है सेलवास, यहाँ पर केवल नाम है विषुवतीय वर्षा वन। 3 महाद्वीपों में इसका विस्तार हुआ। 3 महाद्वीप कहलाते हैं एशिया महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप और यहाँ पर दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। हाँ, 2 से 4 बजे, 3 से 4, 4 से 5, लगभग शाम के समय, दोपहर के समय, मिड आफ्टरनून कहें, उस समय यहाँ पर बारिश होती है तो वर्षा कहलाती है। विषुवतीय वर्षा वनों का विकास होता है, ऐसी वर्षा को नाम देते हैं संवहनीय वर्षा कहा जाता है। अब देखिए सूर्य यहाँ पर वर्ष के अधिकांश समय सीधा चमकता है, सीधा चमकेगा तो यहाँ पर सर्दी, गर्मी और वर्षा की ऋतुओं का, स्पष्ट ऋतुओं का अभाव पाया जाता है। सर्दी की वजह से हमारे यहाँ पर होता है
सर्दी आती है, सर्दी के बाद में अर्थात गर्मी आती है, फिर बारिश होती है, फिर सर्दी। सर्दी, गर्मी व वर्षा की तीनों का स्पष्ट ऋतुओं का अभाव होता है। अलग अलग ऋतुएं आपको नजर नहीं आती हैं। दिन भर आपके गर्मी गिरती है और शाम को हो जाती है बारिश। तो ऐसा ही मौसम रहता है लगभग 365 दिन। तो सर्दी, गर्मी व वर्षा की तीनों ऋतुओं के स्पष्ट ऋतुओं का अभाव पाया जाता है। घने वनों का विकास होगा, सेलवास कहेंगे, विश्व के फेफड़े कहा जाता है इनको। तो यहाँ पर सर्दी, गर्मी, वर्षा की तीनों ऋतुओं का स्पष्ट अभाव पाया जाता है। अब देखिए, वर्ष भर लगभग एक समान ही तापमान रहेगा। टेक्निकल मुद्दे सुनिएगा अब। वर्ष भर यहाँ पर तापमान लगभग एक समान ही रहता है। तो वार्षिक तापांतर बहुत ज्यादा नहीं होगा, वार्षिक तापांतर बहुत कम होगा। वर्ष भर में जो तापमान गिरता है वो लगभग एक समान, तो तापमान का अंतर कहते हैं तापांतर। वार्षिक तापांतर बहुत अधिक नहीं होगा, क्योंकि वर्ष में जनवरी हो, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, कोई भी महीना हो, लगभग सब में तापमान एक समान ही रहता है। तो वार्षिक तापांतर अधिक नहीं होगा, तापमान में बहुत ज्यादा अंतर नहीं होगा। जैसे हमारे यहाँ पर देखते हैं गर्मियों में तापमान बहुत ज्यादा राजस्थान में, और सर्दियों में तापमान क्या हो जाता है, अत्यंत कम हो जाता है। गर्मियों में 50 डिग्री, सर्दियों में 8 डिग्री, तो 42 डिग्री का तापमान का अंतर हो गया है। यहाँ पर बहुत ज्यादा तापांतर बहुत ज्यादा हो जाता है। तो वही बात है, यहाँ पर तापांतर है वार्षिक तापांतर। वर्ष के प्रत्येक माह के तापमान में अंतर होता है, वो बहुत अधिक नहीं हो पाता। वार्षिक तापांतर बहुत ही क्या होगा, कम होता है, ज्यादा तापमान का अंतर नहीं होगा। दिन भर में जो तापमान का अंतर होता है वो 10 डिग्री के आसपास रहता है। दिन में रह जाता है करीबन 30-35 डिग्री के आसपास। तो अर्थात शाम होते होते हो जाता है वापस तापमान करीबन 20-22 डिग्री के आसपास। ज्यादा तापमान का अंतर नहीं देखा जाता है। दैनिक तापांतर, दैनिक तापांतर मतलब दिन का तापमान का अंतर। एक दिन के तापमान के अंतर को दिन भर के अधिकतम व न्यूनतम तापमान के अंतर को कहा जाता है दैनिक तापांतर कहा जाता है। एक दिन का जो आज मान लीजिए यहाँ पर तापमान दिन में अधिकतम गया 30, मिनिमम गया 20, तो दिन का तापमान दैनिक तापांतर कितना हो जाएगा, 10 डिग्री। अधिकतम 30 और न्यूनतम 20 गया, दैनिक तापांतर हो जाएगा 10 डिग्री। तो वैसे ही यहां पर कहलाता है दैनिक तापांतर होगा वो 10 डिग्री के 12 डिग्री के आसपास रहता है, लेकिन वार्षिक तापांतर है वो 5 डिग्री रहता है, ज्यादा अंतर नहीं आ पाता है। तो दैनिक तापांतर तो लगभग 10 डिग्री, वार्षिक तापांतर लगभग 5 डिग्री के निकट में रहता है। क्योंकि वर्ष भर लगभग एक समान परिस्थितियां हैं, तो वार्षिक तापांतर 5 डिग्री, दैनिक तापांतर 10 से 12 डिग्री के निकट में। और यहाँ पर वर्षा, गर्मी व सर्दी की तीनों के स्पष्ट ऋतुओं का अभाव पाया जाता है। घने वनों का विकास होगा, सदाबहार वन कहलाते हैं, सदाबहार वनों का विकास होगा। कल आएंगे आगे इसमें और चर्चा करेंगे, आज समय हो गया। थोड़ा बहुत मैंने से यहाँ पर जानकारी दी है। 3 महाद्वीपों में पाया जाता है, कहलाता है विषुवतीय जलवायु प्रदेश के नाम से। तो यहाँ आज इतना ही, कल आएंगे चर्चा करेंगे। धन्यवाद।